नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों पर संसद की मुहर। राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक जून में जारी किए गए अध्यादेशों की लेंगे जगह। कृषि सुधार से किसानों के जीवन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जारी रहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था। किसानों को मिलेगी मनचाहे स्थान और मूल्य पर फसल बेचने की स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों के पारित होने पर परिश्रमी अन्नदाताओं को दी बधाई। कहा, कृषि क्षेत्र में आएगा आमूलचूल परिवर्तन। करोड़ों किसान होंगे सशक्त। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को भी मिलेगा बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 6 केंद्रीय मंत्रियों ने संसद से पारित हुए कृषि विधेयकों के बारे में दी जानकारी। विधेयकों को बताया किसान और कृषि जगत के लिए ऐतिहासिक। कहा, किसानों के अंदर गलतफहमी पैदा करना स्वास्थ्य लोकतंत्र के खिलाफ। राज्यसभा के उपसभापति के साथ बर्ताव को बताया अत्यधिक शर्मनाक। और कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए विभिन्न दलों के सांसद बहस में शामिल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की चर्चा की शुरुआत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए ऐतिहासिक 2 विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गए। इसके साथ ही कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई। कानून बनने के बाद दोनों विधेयक इसी साल 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेंगे। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से जुड़े 2 विधेयक राज्यसभा से रविवार को पारित हो गए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। विधेयकों को विचार और पारण के लिए पेश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान को अपना उत्पाद मनचाही कीमत और व्यक्ति को बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खाका प्रदान करता है। विधेयक के जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जहां किसानों की जमीन को खेती के काम के लिए कॉरपोरेट सेक्टर करार पर ले सकते हैं। वहीं इसमें किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि समझौता करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी।
इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना होगा। वहीं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 विभिन्न राज्यों में APMC कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। साथ ही किसानों से लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। किसान सशक्तिकरण से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सांसदों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी समेत कई दलों के सांसदों ने विधेयक को किसानों की प्रगति की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने विधेयक को किसानों के खिलाफ बताया और विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। एमएसपी का इशू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है और इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है वो वैल्यू एडिशन है। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक नया वैल्यू, एक नया ऑप्शन दिया है। अगर हम किसी को 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो उस ऑप्शन को अपनाने में कमी कहां आ रही है? उस ऑप्शन के द्वारा हम देश में एक नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं तो उसको विपक्ष क्यों रोकना चाहता है? When I get a chance to intervene as to why we want this bill to go to a select committee. Select committee is not one handbrake. Select committee is to contribute. I want to leave the BJP. I'm going to move the select committee. सब लोगों का एप्रीहेंशन जो APMC वाली बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार हमारा पहला प्रदेश है। जब हमारी सरकार वहां बनी 2005 में, 2006 में ही हम लोगों ने वहां APMC एक्ट को समाप्त कर दिया। APMC खत्म हुआ और आज आप जरा देख लीजिए इस बात को कि बिहार में जहां पहले कोई प्रोक्योरमेंट 2005 की बहुत नॉमिनल होता था, आज 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है और किसानों को MSP मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मूलतः कैश क्रॉप्स के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे ही फसलों का क्या होगा, खाद्य की फसलों का क्या होगा, उस पर आपका नजरिया मैं समझता हूं। मैं जैसे बिहार को लेकर के कह सकता हूं, आपकी MSP निर्धारित है मक्के के लिए कुछ 700 रुपए नीचे में खरीद होती है क्योंकि किसान की संकल्पना करनी होगी। Why is it that the farmer feels aggrieved? Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. ये सारी चीजों को एक नियंत्रण देना, आगे इसको किस तरह से बढ़ाना, इसमें सबके विचारों की आदान प्रदान की जरूरत है। शरद पवार जी है, बादल साहब हैं, ये बड़े इस देश के किसानों के नेता रहे जिन्होंने देश के किसानों को दिशा दी है। कॉर्पोरेट सेक्टर तक हमारी जो कृषि उत्पादित सामग्री है वो जाना है। जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक कृषक जिस तरह का आज से 50 साल पहले था, ये आगे 50 साल तक भी रहेंगे। तो इसका अगर डेवलप करना है तो इसी तरीका का कुछ व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मेरा ये आपसे कहना है कि इस पे किस तरह से ये आप यकीन दिलाएं किसानों को कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी या अगर वो ट्रेडर्स के थ्रू फार्मिंग होगी तो उतना मिनिमम प्राइस जो आप हर साल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, वो उनको अवश्य मिलेगा, उसके बाद ही वो ऊपर चलेगा। संसद से कृषि सुधारों से जुड़े दोनों विधेयकों के मंजूरी के बाद सरकार की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री समूह की अगुवाई की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में आज जिस विधेयकों को पारित किया गया वो ऐतिहासिक हैं।
और इनकी मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह दोनों विधेयक मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान हूं। राज्यसभा सदन में विपक्षी दलों के गतिरोध के मसले में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज उच्च सदन में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से किसानों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उच्च सदन में विपक्षी दलों के नेताओं के आचरण की निंदा की। हंगामा ही नहीं कर रहे थे, सारे माइक्स तोड़ डाले थे और माइक्स तोड़ करके हाथ में लेकर के, और एक तरह से वायलेंट अप्रोच था उनका। उस समय अगर वो वायलेंट थे तो उसमें अगर वो किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री डेकोरम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ संसदीय मामलों के संपादक अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 6 केंद्रीय मंत्रियों ने संसद से पारित हुए कृषि विधेयकों को लेकर एक प्रेस वार्ता की थी। क्या कुछ खास रहा इस प्रेस वार्ता के दौरान? देखिए, ये जो विधेयक है इसको लेकर के लोकसभा में जिस तरह के सवाल उठे खासतौर पर अपोजिशन की ओर से, उसमें 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सबसे ज्यादा आशंकाएं व्यक्त की गई। तो वहां भी और राज्यसभा में भी जो कृषि मंत्री हैं और बाद में रक्षा मंत्री ने भी, चूंकि वो खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं, और जब एपीएमसी के रिफॉर्म्स की बात आई उस समय भी वो कृषि मंत्री थे, जो आज के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। तो अटल जी की सरकार में जो है एपीएमसी रिफॉर्म्स की एक शुरुआत हुई थी और कई राज्यों में एपीएमसी के रिफॉर्म्स हुए भी हैं। तो सवाल ये था कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 साल पहले सरकार ने एक फैसला लिया कि जो ग्रामीण इलाकों में 22,000 मंडियों का, ग्रामीण मंडियों को कायाकल्प करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। तो जो आशंकाएं मुख्य रूप से 2 ये रही हैं कि क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी और दूसरा है क्या एमएसपी खत्म हो जाएगा। इन बातों को लेकर के किसानों के बीच में काफी असंतोष रहा है जी। और सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत व्यवस्थित तरीके से उनका जो बयान आया उसमें उन्होंने साफ किया कि ये किसानों के सशक्तिकरण और जो डबल फॉर्म इनकम है उसके लिए प्रयास किया गया है। और ये अपने आप में, चूंकि आप देख रहे होंगे कि इस बीच में जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं उनमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि
ये जो संकट चल रहा है कोरोना महामारी का, जी उससे उबरने के साथ साथ बहुत सारे सशक्तिकरण, क्योंकि पीएम भी कई बार किसानों को कोरोना योद्धा के तौर पर बोल चुके हैं, निरूपित कर चुके हैं। तो ये सारे पक्ष ऐसे थे जिनको लेकर के इस विधेयक को यहाँ पारित होना था। और विधेयक को अगर मान लीजिए आप जब मत विभाजन की बात आती है, जब भी मत विभाजन की बात आती है हाउस के अंदर, तो उसकी पहली शर्त होती है कि इसके लिए मत विभाजन के लिए ऐसा वातावरण हो। अगर तो वहाँ आज जो स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि अगर, क्योंकि हमारे सांसद कहाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, गैलरियों में बैठे हुए हैं, राज्यसभा के चेंबर में बैठे हुए हैं जो है, तो वहाँ जो है एक आम तौर पर अभी तक जितने भी विधेयक पारित हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो ध्वनिमत हुए हैं। और अगर इसमें भी समस्या और ज्यादा आती है अगर बेल में लोग हों और शोर शराबा हो रहा हो जाए, तो ये सारी समस्याएं रही हैं। लेकिन इसके बाद भी जो संख्या बल की बात है और बात है जी उसके मामले में भी नेता विपक्ष ने बीच में हस्तक्षेप किया, और सभापति जी नहीं थे, उपसभापति जी थे यहाँ, और उपसभापति जी ने भी बीच बीच में उन्होंने काफी अच्छा मौका भी दिया। जो पैनल वाइस चेयरमैन पैनल के जो लोग थे उस समय, एक बहुत अच्छी बहस चली। मैं बताऊं आपको कि डिबेट के लेवल पर अगर आप देखेंगे जी तो राज्यसभा में जो डिबेट चला है उसमें अपोजिशन के लीडर्स ने भी सारी बातें रखी, और कुछ लोगों ने बहुत बेबाकी के साथ बहुत सारे तथ्यों के साथ तैयारी करके दोनों पक्षों से आए थे। भूपेंद्र यादव ने बहुत ही बढ़िया उनका पूरा भाषण रहा। दूसरी तरफ जो है अगर आप कांग्रेस से बात करेंगे तो अहमद बिल्कुल पटेल सही का तौर पर भाषण अरविंद जी काफी तथ्यों को सही तरीके से रखा गया और बहुत अच्छी बहस यहाँ पर देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सशक्तिकरण और कृषि से जुड़े 2 ऐतिहासिक बिलों के पारित हो जाने पर खुशी जताई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इन विधेयकों के संसद में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और देश के सभी किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को जकड़ा गया था उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा। कृषि सुधार के लिहाज से ये दोनों विधेयक काफी अहम हैं। कृषि मंत्री ने भी कहा कि इससे अब किसान मंडियों की जगह अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। ये विधेयक किसानों को सशक्त बनाएगा और अब उनके पास मंडियों के अलावा भी विकल्प होगा और बिचौलिए भी भूमिका से बाहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इसके अलावा राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार की जिन 9 राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे, उनकी कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है।
और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं रेल, अधोसंरचना, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित है। इन परियोजनाओं से पड़ोसी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार की सभी नदियों पर पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी प्रमुख राजमार्ग चौड़े और मजबूत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार में महत्वपूर्ण बुनियादी विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसमें 54,700 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाएं शामिल थी। इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 38 का काम चल रहा है और अन्य विस्तृत रिपोर्ट या मंजूरी के विभिन्न चरणों में है। प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के 45,945 गांव इस सेवा से जुड़ेंगे। इस परियोजना से ऑनलाइन शिक्षा, कृषि, टेलीमेडिसिन, टेलीलॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा की डिजिटल सेवा नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा चल रही है। बहस में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्य कोरोना महामारी और उससे निपटने के उपायों को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। चर्चा शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से इस विषय पर संवेदना और संयम के साथ अपनी बात रखने की अपील की। मेरा विश्वास है कि ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान संयम पूर्वक एवं संवेदनशील तरीके से हम अपनी बात रखेंगे और सदन का सहयोग भी करेंगे और कोविड-19 की इस महामारी को, संक्रमण को रोकने में हमारे सामूहिक प्रयासों से एक देश को नई दिशा भी मिलेगी। Despite which our frontline healthcare heroes who worked heroically, even at the cost of their own lives, though the government sadly says it doesn't have any data about this. And through you, Mr. Speaker, I'd like to express the thanks of this House to all the healthcare workers for their services to this nation. हमारा मृत्यु दर और दूसरे देशों का मृत्यु दर देखिए। हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है उसकी तुलना करिए, हम दुनिया से बहुत आगे हैं। और ये सारा प्रयास जो केंद्र सरकार ने समय पर लिया और लॉकडाउन करके जो प्रयास किया, उसका ये परिणाम है कि आज हमारा देश इससे बहुत हद तक सुरक्षित है। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज किया। बाद में उन्होंने सदन की अनुमति से विधेयक को पेश किया। Gives unbridled powers of harassment and persecution to the government by giving it the authority to conduct a summary inquiry, to interdict foreign contributions. So I fully oppose the introduction of this bill, which will hamper the freedom, especially of minority group. हम उसकी जांच करते हैं, तत्पश्चात जरूरत पड़ने पर अगर कानून के हिसाब से नहीं है तो हम कार्रवाई करते हैं। इसमें उनके अधिकार का हनन कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही कि अगर जरूरत पड़े तो पहचान के लिए अगर उपयोग में हम आधार को ला रहे हैं, ताकि जो उनके डायरेक्टर्स हैं उनके विषय में हमारे पास पहचान रहे। स्वाधीनता आंदोलन की अनजान वीरांगनाओं पर अपनी फेसबुक श्रृंखला में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उदा देवी के अदम्य शौर्य गाथा से सबका परिचय करवाया, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के सिकंदराबाद के संघर्ष में एक स्नाइपर की भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू स्वतंत्रता आंदोलन की अनजान वीरांगनाओं पर फेसबुक श्रृंखला की शुरुआत में उदा देवी का परिचय अंग्रेजों को अचंभित करने वाली स्नाइपर वीरांगना के रूप में करते हैं, जिनका जन्म अवध क्षेत्र के एक गांव में निर्धन परिवार में हुआ। बचपन से ही अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश के कारण उदा देवी को इतिहास में दलित वीरांगना के रूप में प्रसिद्धि मिली। उपराष्ट्रपति लिखते हैं, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया और शासन की बागडोर उनकी बेगम हजरत महल के हाथों में थी। कहा जाता है कि उदा देवी ने बेगम
से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने की प्रार्थना की, जिसके बाद उनके प्रशिक्षण का इंतजाम करवाया गया और उनसे महिलाओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी तैयार करने को कहा गया। इसी बीच उदा देवी का विवाह अवध सेना के ही एक सैनिक मक्की पासी से हो गया। 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में विशाल अंग्रेजी फौज ने जब सिकंदराबाद पर हमला किया, तब चिन्हट में एक अन्य संघर्ष में मक्की पासी वीरगति को प्राप्त हुए। वैधव्य की ज्वाला में धधकती उदा देवी ने प्रतिशोध लेने की शपथ ली। अपनी टुकड़ी को अंग्रेजी सेना पर हमला करने का आदेश देकर वो स्वयं दोनों हाथों में पिस्तौल और कारतूस ले पुरुषों का लिबास धारण कर पेड़ पर चढ़ गई और घनी पत्तियों के बीच से नीचे गुजरने वाले अंग्रेज सैनिकों को निशाना बनाने लगी। मृत सैनिकों को देखकर बाद में अंग्रेजों को गोलियों के ऊपर से चलने का अनुमान लगा, जिसके बाद पेड़ के ऊपर बैठी उदा देवी को खोज लिया गया और उन्हें गोली से मार गिराया। कहते हैं कि जब उनका मृत शरीर नीचे उतारा गया तो दोनों हाथों में पिस्तौल लिए पुरुष वेश में एक स्त्री के मृत शरीर को देखकर सब हैरान थे। आज भी पीलीभीत क्षेत्र में उनकी वीरता और वीरगति की प्रशस्ति में लोकगीत गाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि आपने ऐसे स्थानीय वीर नायकों और वीरांगनाओं के साहसी प्रसंगों को खोजकर उन्हें इतिहास की पुस्तकों में सम्मानपूर्वक स्थापित करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।